Assalamualaikum dear students, welcome to the next episode where we would discuss the Caroline age. इससे पहले आपने जैकोबियन एज और एलिजाबेथन और वगैरह वगैरह ये सारे आपने कवर कर लिए. अगर नहीं देखे so please do visit the playlist of the English lecturer portion. वो देखने के बाद then you come to this part. इसको हम बड़ा सा सिंपली सा इसको समझेंगे इसमें एग्जैक्टली हमारे पास है क्या. So the Caroline age, period of literature during the reign of King Charles I of England. टाइम पीरियड इसका क्या है? 1625 से लेकर 1649. कहीं कहीं 1652 तक भी आ रहा है, लेकिन सम मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स इट इज़ 1649. ये इंग्लिश लिटरेचर का वो पीरियड है जिसमें जो किंग चार्ल्स वन है वो किंग बना हुआ है इंग्लैंड का, तो इसके नाम के बिहाफ पे इस एज को कैरोलाइन एज कहा गया है. अब कैरोलाइन क्या है? सो द नेम कैरोलाइन कम्स फ्रॉम कैरोलस, द लैटिन नेम फॉर चार्ल्स. चार्ल्स को लैटिन में कैरोलस कहा जाता है, तो इसी वजह से इसको कैरोलाइन कहा गया है. और ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1625 पे, जब जैकोबियन एज ख़त्म हो जाता है. राइट. सो अब ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्ट होता है जब आपका जो किंग था चार्ल्स, वो किंग बना कब? 1625 में. और ये फिर ख़त्म हुआ, लास्टेड अनटिल द इंग्लिश सिविल वॉर 1642-1649. तब क्या होता है? 1625 में किंग चार्ल्स जो है वो किंग बन जाता है और वो उसका दौर हुकूमत स्टार्ट हो जाता है. देन व्हाट हैपन्स? होता है कि वहाँ पे फिर सिविल वार स्टार्ट हो जाता है, इंग्लिश सिविल वार 1642 to 1649. अब इस सिविल वार में होता क्या? ये ऐसा नहीं है कि इस इंग्लैंड की लड़ाई किसी और मुल्क के साथ हो रही है. तो इसमें क्या है, लोग आपस में लड़ पड़े. अब लोग कैसे लड़ पड़े? वहाँ पे एक था रॉयल कोर्ट और एक था पार्लियामेंट, यानी एक था किंग और दूसरा था पार्लियामेंट. किंग की जो के सपोर्टर्स थे वो चाह रहे थे कि किंग को जो है वो फुल अथॉरिटी होनी चाहिए बिकॉज ही इज़ द डिवाइन पावर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. जबकि जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो चाह रहे थे कि नहीं, किंग शैल बी क्वेश्चनेबल, जिसे आप सवाल कर सकें, वो फुली लाइक इंडिपेंडेंट नहीं है. तो इनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई और ये लड़ाई तकरीबन 42 से 49 तक ये लड़ाई जो है वो चल रही थी. इसमें बहुत सारे लोग जो है वो मर गए. और अब आपने लड़ाई को जहन में रखना है कि जो लड़ाई हो रही है तो इसका इम्पेक्ट क्या पड़ सकता है. सो व्हाट हैपन्स विच एंडेड विद चार्ल्स वंस एग्जीक्यूशन. तो इसी लड़ाई में क्या होता है कि फिर चार्ल्स वन जो है वो पकड़ा जाता है, जो पार्लियामेंट के लोग हैं साइड है वो जीत जाता है और चार्ल्स को पकड़ के उसको उसका सर काट दिया जाता है, तो वो मर जाता है. जब चार्ल्स वन मर जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको जो कैरोलाइन एज है वो ख़त्म हो जाती है. सो लिटरेचर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉयल कोर्ट, एलिगेंस एंड रिफाइनमेंट. ये तीन वर्ड्स है जिसका अदब है इस एज का. इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉयल कोर्ट, यानी जो किंग जहाँ पे है दैट इज़ द रॉयल कोर्ट, और एलिगेंस इसमें थी और रिफाइनमेंट थी. हर एक चीज़ बड़ी नफासत से लिखी जा रही थी वहाँ पे. क्यों? क्योंकि ये जो किंग चार्ल्स था ये ख़ुद लव, आर्ट, इन चीज़ का बड़ा लाइक चाहने वाला था. उसको पोइट्री और इन सारी चीज़ों का बड़ा शौक़ था. अब अक्सर पोइट्स जो थे, आगे उनका जिक्र आ रहा है, अक्सर पोइट्स जो थे वो पोइट्री लिख रहे थे, उस अंदाज में लिख रहे थे जिस अंदाज में चार्ल्स को ये चीज़ पसंद आ रही थी. तो देयर वाज एलिगेंस. अब जो रॉयल कोर्ट की बात होगी तो वहाँ हर एक चीज़ बड़ी तहजीब सलीके से होती है. तो यानी उसके थीम्स बड़ी स्पेसिफिक थीम्स थे और बातें भी बड़ी सलीके से थी. वो जो चीज़ें होंगी अब उसको हम आगे इंशाल्लाह कवर करेंगे. अब इसके मेन फीचर्स पे हम बात करते हैं कैरोलाइन लिटरेचर के. रिफाइंड एंड एलिगेंट स्टाइल. इसका जो स्टाइल था वो बड़ा रिफाइंड था और एलिगेंट था. ग्रेसफुल, एलिगेंट, पॉलिश्ड एंड कोर्टली राइटिंग. ये तकरीबन सारी एक ही चीज़ है कि बड़ी नफासत से उसको लिखा जाता था. एक और चीज़ ऐड की गई, दैट इज़ अ पेस्टोरल एंड रोमांटिक थीम्स. जो पेस्टोरल और रोमांटिक थीम्स है, इसमें द वर्ड पेस्टोरल उस सीन को कहा जाता है या उस पीस ऑफ राइटिंग को कहा जाता है
निकला हुआ है पास्चर से, यानी जहाँ पे चरागाहें होती हैं, भेड़ बकरियाँ होती हैं, नेचर होता है, दरख्त, फूल, बहार, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पेस्टोरल लाइफ उसको कहा जाता है, यानी विलेज लाइफ होती है। उसमें आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगे। तो इसमें पेस्टोरल एंड रोमांटिक थीम्स, तो जहाँ पे दरख्त होते हैं, पहाड़, नदियाँ एंड परिंदे और जानवर, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे रोमांटिक थीम्स तो बनेंगे। It's the opposite of the city life. So focused on love, beauty and nature. In some poets ने, because of the King Charles, they focused on love, beauty and nature. And आप देखिए ये वाली चीज़ें जो थी ये इससे पहले जैकोबियन एज में नहीं थी, वो बड़े हार्श भी थे। They talked about the soul and the body relation, और उनके भी जो इशू आ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल लव की बात कर रहे हैं, ब्यूटी की बात कर रहे हैं और नेचर की बात कर रहे हैं। इसमें एक और आता है फीचर, एस्केपिज्म। एस्केपिज्म को आप देख सकते हैं कि एस्केप से निकला हो, एस्केप मीन कहीं से निकल जाना, जान छुड़ाना। तो यहाँ पे भी एस्केपिज्म था। राइटर्स ऑफन क्रिएटेड आइडियलाइज्ड वर्ल्ड रादर देन राइटिंग अबाउट हार्श रियलिटीज। उन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखना शुरू किया? आइडियलाइज्ड वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जिस तरह आइडियलिज्म पे पिछले और आइडियलिज्म और रियलिज्म पे पिछले लेक्चर में हमारी बात हुई थी। सो आइडियलिज्म, आइडियलाइज वर्ल्ड्स की वो बात कर रहे थे, किस चीज़ को छोड़ के, रादर देन राइटिंग अबाउट द हार्श रियलिटीज़, कि हकीकत कितनी हार्श हो सकती है। हकीकत पे उसने पर्दा डाला हुआ था राइटर्स ने, पोइट्स ने, और आइडियल सिचुएशन की वो बात कर रहे होते थे। सो अब आप देखिए, इफ़ देयर इज़ दिस एनी ड्रग एडिक्ट, तो वो क्या करता है? वो स्टार्ट ही ऐसे करता है कि वो जब इस दुनिया में वो परेशान होता है, उसके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, सो ही गोज़ फॉर ड्रग्स, राइट। अब वो वहाँ पे उसको ही लूजेज ऑल ऑफ हिज सेंसेस, उसको सेंस नहीं रहती कि क्या हो रहा है। सो वो एक आइडियलाइज सिचुएशन में चला जाता है, लेकिन उसका जो नुकसान होता है वो वी ऑल नो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि वो हार्श रियलिटीज़ को छुपाकर वो आइडियलाइज वर्ल्ड की तरफ पोइट्स आपको लेके जा रहे होंगे। उसके बाद रिलीजियस एंड डिवोशनल पोइट्री, रिलीजियस थीम भी थे, डिवोशन से मुतलिक पोइट्री भी थी इसमें। सो मैनी वर्क्स एक्सप्लोर्ड फेथ, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। अब आप देखिए, ये सुनने में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं सारी। फेथ के ऊपर बात हो रही, मोरालिटी के ऊपर हो रही, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो रही है, नेचर पे है, ब्यूटी पे है और लव पे है। सो ये हमें हर एक को तकरीबन बड़ा अच्छा लगेगा। वी वुड नॉट गो फॉर जैकोबियन, यहाँ पे हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये सारी थीम जो है वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ड्रामा में क्या प्लेज वर ऑफन विटी, आर्टिफिशियल एंड फोकस्ड ऑन कोर्टली मैनर्स। विटी थी यानी इसमें विट था। विट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है, छोटी सी बात विद बड़ी मीनिंग, दैट इज़ द विट। आर्टिफिशियल, अब चीज़ें आर्टिफिशियल क्यों होंगी? क्योंकि आप जो हार्श रियलिटीज़ पे पर्दा डाल रहे हो, आइडियलाइज वर्ल्ड में जा रहे हो, सो यू हैव टू क्रिएट आर्टिफिशियल थिंग्स, आर्टिफिशियल सिचुएशन, क्योंकि बाय नेचर तो सारी चीज़ें आपकी आइडियलाइज नहीं हो सकती। एंड देन फोकस्ड ऑन कोर्टली मैनर, जो भी कोर्ट यानी जो किंग का जो कोर्ट था, उन मैनर्स पे बड़ा फोकस किया गया था। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं इंपॉर्टेंट पोइट्स ऑफ द कैरोलाइन एज। हम इसके पोइट्स डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो इसमें फर्स्ट वन, अब ये नाम जो है ये आपने शायद ही कहीं सुने हो, आपने जो मशहूर चंद नाम सुने होंगे, इनको आप कोशिश करें कि थोड़ा रटा लगाएं ताकि आपका पेपर अगलों से थोड़ा सा डिफरेंट लगे, कि नाम भी थोड़े मुश्किल होंगे, उनके काम भी थोड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि इस एज को आपने शायद कोई स्पेसिफिक करके नहीं पढ़ा। आपने रेनेसां पढ़ा, ओवरऑल पढ़ा होगा, तो उसके जो उसमें मेजर पोइट्स और राइटर्स तो बहुत हैं। अब हम उसको स्पेसिफाइड कर एक एक को हम अलग अलग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे या बड़े बड़े नाम तो आएंगे। सो रॉबर्ट हैरिक, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1591 से लेकर 1674 इसका टाइम पीरियड है। फेमस फॉर हिज लिरिकल, पेस्टोरल एंड कार्प डेम पोइम्स। ये कार्प डेम पोइम्स क्या है? ये लिरिकल तो यू नो, पेस्टोरल में पहले बता चुका हूँ। कार्प डेम पोइम्स का मतलब ये है कि इनका फोकस ये होता है, ये लैटिन वर्ड, इसका मतलब है कि लिव इन द मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट। जिस मोमेंट में आप हैं, जो आपका लम्हा है, ये जियो,
जिस तरह से गाना भी है शायद कि जी लेने दे इस पल को, कल की देखेंगे कल को, लेकिन ये भी हकीकत है जो फिर बाद में जो होगा वो देखा नहीं जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि लिव इन द मोमेंट, एंजॉय इट। अब इसके नोटेबल वर्क्स क्या है? टू द वर्जिन्स, टू मेक मच ऑफ टाइम, एंड क्यूरनास गोइंग आ मेइंग। मुश्किल है, एक कद आप याद करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। फर्स्ट वन क्या थे हमारे पास? रॉबर्ट हेरिक। सेकेंड नंबर पे है सर जॉन सकलिंग। इनका टाइम पीरियड है 1609 से लेकर 1642 तक इनका टाइम पीरियड चल रहा होता है। अब ये क्या है? कैवेलियर पोइट। ये कैवेलियर शायद आपने पहले नहीं था सुना। कैवेलियर कहा जाता है जो हमारे सिविल वार हुई इनकी, तो उसमें दो हिस्सों में जो डिवाइडेड थे, एक जो थे आपके पार्लियामेंट साइड के थे और दूसरे रॉयल कोर्ट के साइड से थे। तो जो रॉयल कोर्ट के साइड से थे उनको कैवेलियर कहा जाता है। कैवेलियर पोइट्स नोन फॉर विटी, चार्मिंग एंड ग्रेसफुल पोइट्री, क्योंकि ये किंग के लिए ऐसे कर रहे थे तो उनमें ये वाले ट्रेड्स जो है ये पाए जाते हैं, विटी, चार्मिंग एंड ग्रेसफुल। इनका नोटेबल वर्क क्या है? द कॉन्स्टेंट लवर, बैलेट अपॉन आ वेडिंग। द कॉन्स्टेंट लवर तो आपको पता है, बैलेट कहा जाता है गाने को, बैलेट अपॉन आ वेडिंग यानी शादी पे जो गाना होता है। अब ये क्या है ये आप खुद पढ़ें। देन कम्स रिचर्ड लवलेस। इनका आप देखिए 1617 से लेकर 1657 तक इनका टाइम पीरियड आता है। इन्होंने क्या लिखा? अनदर की कैवेलियर पोइट। सर जॉन सकलिंग भी कैवेलियर थे और रिचर्ड लवलेस जो है वो भी कैवेलियर हैं। थीम्स ऑफ हॉनर, लव एंड लॉयल्टी। आप इनके थीम्स देखें, हॉनर, लव एंड लॉयल्टी, और यहाँ पे इनके क्या है? विटी, चार्मिंग एंड ग्रेसफुल। तो तकरीबन दे मैच विद वन अनदर। और इन्होंने क्या लिखा? वाई नोटेबल वर्क्स के टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन टू लकास्टा गोइंग टू द वेरिस। ये इनके नोटेबल वर्क्स हैं जिनका आपने रटा लगाना है। देन कम्स ऑन फोर्थ नंबर हेनरी किंग। इनका टाइम पीरियड है 1592 से लेकर 1669 तक। आप पोइट्स भी थे और बिशप भी थे। बिशप उनके रिलीजियस एक रैंक आता है। एंड रोट रिफ्लेक्टिव एंड डिवोशनल पोइट्री। उन्होंने रिफ्लेक्टिव पोइट्री लिखी। रिफ्लेक्टिव पे हमारी बात पहले हो चुकी है, जो आपको आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। दैट इज़ द रिफ्लेक्टिव एंड डिवोशनल। व्हेन यू हैव डिवोशन विद समवन, उर्दू में एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है जो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन डिवोशन जब आप किसी को बड़ा मानते हो, लाइक यू केयर फॉर हिम, दैट इज़ द डिवोशनल पोइट्री। देन कम्स नोन फॉर मेडिटेटिव एंड रिलीजियस वर्स। मेडिटेटिव निकला है मेडिटेशन से, और रिलीजियस वर्स यानी जब आप मेडिटेशन करते हो, यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। अपनी अच्छी बुरी चीज़ें आप एनालाइज करते हो, अपने आप को परखने की कोशिश करते हो। और मजहबी वर्सेस यानी शायरी जो थी वो ये हेनरी किंग जो था वो इस बारे में लिखा करते थे। ये एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन कर लो या जो भी आपको समझ आ रहा है इसमें। दैट इज़ अबाउट द कैरोलाइन एज। और यहाँ पे हमारा जो रोमांटिक पीरियड है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आवर नेक्स्ट। सो अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हैं, प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वुड लव टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।